हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग जो क्लास 10 का टारगेट बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो एसएसटी, आप लोग जो सोशल साइंस जिसको बोलते हैं, एसएसटी का जो सामाजिक विज्ञान वाला जो विषय है, हिंदी में हम लोग सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, वैसे एसएसटी बोला जाता है। इसका जो है हम लोग क्लास 10 का शुरू करने वाले हैं। पॉलिटी वाला पोर्शन जो है, राजनीति जो है, पॉलिटी का जो है। तो पहला चैप्टर में जो सत्ता की साझेदारी, जो कि आप लोग के सिलेबस में इसको हम लोग पढ़ेंगे कि सत्ता क्या होती है। सबसे बात सत्ता और साझेदारी, दो बात यहाँ निकल के आती है। एक तो बात हो गई सत्ता और दूसरी हो गई साझेदारी। अब साझेदारी किसके बीच की जाएगी? सत्ता क्या मतलब? शासन। ठीक, क्या हो गया? शासन। मतलब शासन जो किसी भी देश का हो सकता है, कहीं का भी शासन हो सकता है, किसी राज्य का शासन हो सकता है। शासन मतलब कौन हमारे ऊपर जो है कमांड हमको कर रहा है, कौन हमको नियंत्रित करेगा, क्या नियम कानून होगा जिसके अंतर्गत वो हमारे ऊपर शासन करेगा या राजकाज करेगा। और साझेदारी मतलब उसमें हम लोग का साझा होगा कि नहीं, हम लोग की बातों को सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। ठीक, तो अगर सत्ता ऐसी हो जिसमें कि जो जनता की बात को सुनी जाए, जनता को उसमें भी इन्वॉल्व किया जाए, तो सत्ता जो है का शासन बहुत सही ढंग से चलेगा। इसी को लेके जो इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे और मेन बातों को ध्यान में हम लोग रखते हुए चलेंगे। ठीक, तो अब इसी में सत्ता की साझेदारी की बात आती है। जैसे कि अब्राहम लिंकन का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि शासन क्या होता है। जो हम लोग लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में सबकी साझेदारी होनी चाहिए और जनता के लिए, जनता के द्वारा। मतलब सरकार कौन चुनता है? हम ही लोग चुनते हैं अपने ही लोगों से बीच में वोटिंग करके, और उनको जो है शासन करने के लिए, चाहे आपका विधानसभा हो, चाहे जो है राज्यसभा, लोकसभा, जो भी हम, या विधान परिषद, जहाँ भी हम लोग अपने बीच से चुन के, या अगर हम और लोकल स्तर, स्थानीय स्तर पे आए तो हम लोग में प्रधान हो जाता है, नगर पालिका अध्यक्ष हो जाता है, मेयर हो जाता है। ये सब सारे लोग क्या कर रहे हैं, हम हमारे द्वारा ही चुने गए हैं या हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। या तो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए होंगे या प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं। किसके लिए चुने गए? हम ही लोगों के द्वारा चुने गए। तो मतलब शासन में क्या होनी चाहिए? साझेदारी। मतलब सत्ता का जो है बंटवारा जो हो, मतलब सत्ता में जो सबके अधिकार होने चाहिए और जो एक शासन के अंतर्गत जो है चीज़ें चलें। अगर जो शासक सही ढंग से काम ना करे तो हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि शासक को हटाने की हमारे पास क्षमता हो, या हमारे पास ऐसा अधिकार हो कि हम उसको, जब वो सही काम ना करे तो हम उसको जो है हटा पा सकें। इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। और सत्ता की साझेदारी हो जाने पे जो लोकल जनता होगी, जो है लोकल लोग होंगे, उनके हिसाब से चीज़ें बनाई जाएंगी। तो उससे क्या होगा, उनको बेनिफिट, बहुत सारी योजनाएँ हैं स्थानीय स्तर पर जो है ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। स्थानीय स्तर के लोग जो है, वहाँ के लोकल जो है वो समूह जन समूह जब शामिल होता है तो कार्य को और अच्छे से हम कर सकते हैं। तो इसीलिए सत्ता की साझेदारी इसमें पढ़ाया गया है। उस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ को इस बुक में जो है दिया हुआ है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे और जो उदाहरण सहित हम लोग चलेंगे। इस अध्याय में हम लोग लोकतंत्र की जो है बात या यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, जो हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, 9th क्लास में। उसकी बात को आगे हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो है शासन के अंग कौन कौन होते हैं। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था दी गई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के अंग जो है बताए गए हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। तो शासन में कौन कौन किससे मिलकर बनती है सरकार? विधायिका होती है, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका करके है। तो तीनों क्या होते हैं? तीनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। मतलब कि क्षैतिज होंगे, ऊर्ध्वाधर नहीं होंगे, क्षैतिज होंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्षैतिज का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर का। विधायिका मतलब विधान, मतलब जो कानून बनाए। जैसे कि अब अगर आप राज्य में बात करो तो विधानसभा के अंदर कोई भी नया कानून रखा जाता है, बिल आता है तो उसको जो है रखा जाएगा, उस पर बहस होगी, चर्चा होगी। उसके बाद जो है पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा करेंगे। उसके बाद उस पर वोटिंग कराई जाएगी और वोटिंग कराने के बाद उस चीज़ को जो है बिल को या पास कर दिया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल की साइन होगी तो कानून बन जाएगा। वही सेम कंडीशन अगर हम जो है इसमें करें, केंद्र सरकार में जो है, जैसे वहाँ पे जो सांसद होते हैं वो, और पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए, और एक कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका किसको कहते हैं? कार्यपालिका जो कार्य को काम
करने को पूरा कराए। जैसे कि वो कार्यपालिका में कौन कौन हो सकते हैं, जो प्रधानमंत्री हो गया, गृह मंत्री, या जो हायर जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री कहे जाते हैं वो मंत्री होते हैं, और उसको करवाने वाले जो अधिकारी कर्मचारीगण होते हैं कार्यपालिका जो है में आएंगे। और न्यायपालिका अपना जो है अपना न्यायपालिका में जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, जो उच्चतम न्यायालय हो गया, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय हो गया, और जो है लोकल जो है जैसे जो आप लोग कचहरी या जो है लोकल जो है स्थानीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको बोलते हैं, ये सब इसके बीच में आएंगे। इस सब को हम लोग को समझना है। और साथ ही सत्ता को विकेंद्रित कर देना। विकेंद्रीकृत क्या, बी माने अलग करना, मतलब क्यों जो है केंद्रित मतलब केंद्र, जो केंद्र सरकार से थोड़ा सा जो है अलग, मतलब उनसे कुछ अधिकार जो है हटा के, और लोकल स्थानीय स्तर पे जैसे राज्य स्तर पे उनको कुछ अधिकार दे दिया जाए, या कुछ प्रधान ग्राम सभा स्तर पे कुछ अधिकार उनको दे दिए जाए। ये सब सारी बातें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब इसमें लोकतंत्र के कामकाज के लिए क्या बहुत ज़रूरी है, पहले 3 अध्याय में हम लोग सत्ता के विचार में आगे बढ़ाएंगे। ये सब जो है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग आगे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि इसमें बेल्जियम और श्रीलंका का जो है उदाहरण लेके जो है समझाया गया है कि कैसे कैसे वहाँ की व्यवस्था थी और क्या हुआ। तो बेल्जियम जो यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है, जिसका जो हमारे हरियाणा जो है राज्य से भी उसकी जो छोटा था, उसकी सीमाएं कहाँ, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। ठीक, और आबादी बहुत ज़्यादा नहीं, 1 करोड़ जो है 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के करीब आबादी थी। इस छोटे से देश के समाज की जो जातीय बनावट बहुत जटिल थी। ठीक, अब इनकी जातीय बनावट थी, जो जाति संबंधी बनावट है, मतलब जाति अलग अलग जाति का कैसे क्या आबादी है इस पे था। अब इसमें बताया गया कि 59% जो है लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं, डच बोलने वाले लोग हैं। उसके साथ ही जो है डच बोलते हैं। शेष जो 40% लोग हैं वो बिलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। और शेष 1% जो बच गए, मतलब 1% लोग जो बचे, वो लोग जर्मन बोलने वाले थे। और राजधानी जो ब्रुसेल्स था जो है, ब्रुसेल्स में जो है अलग तरीका था, वहाँ पे 80% लोग, मतलब 80% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलने वाले थे, और 20% लोग जो है डच बोलते थे वहाँ पे। अब अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। अब जो है ये जो यहाँ पे फ्रेंच भाषी लोग जो फ्रेंच भाषा बोलने जो है वो जो है तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो ज़्यादा पैसे वाले थे, धनी थे, और समझो ताकत भी उनके पास थी। अब बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग की स्थिति से इस स्थिति से नाराजगी थी। मतलब क्या था, अब अल्पसंख्यक थे फ्रेंच भाषा वाले लोग तुलनात्मक अगर देखा जाए, और उनके पास जो क्या था, पैसा ठीक था, समृद्ध थे, धनी थे और ताकतवर लोग भी थे। लेकिन उसके उलट अगर आप देखें तो जो डच भाषा वाले लोग थे उनकी नाराज़गी इस बात की थी कि उन्हें शिक्षा का लाभ बहुत बाद में उनको मिला, और जो है वो लोग बाद में जो है डेवलप कर पाए थोड़ा सा। इस स्थिति से वो लोग नाराज़ रहते थे। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और जो है डच बोलने वालों में, फ्रेंच और जो डच बोलने वाले समूह थे उनके बीच में क्या तनाव बढ़ने लगा। अब ये दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप कहाँ, ब्रुसेल्स में दिखा। और ये एक विशेष प्रकार की तरफ से समस्या थी। अब जातीय समस्या तो बहुत विशिष्ट जो है समस्या होती है, विशेष समस्या जो है इसको सुलझाना बहुत ही कठिन काम होता है। तो डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे, मतलब कम थे। धन और समृद्धि के बारे में हम लोग पीछे ही पड़े। अब इस स्थिति की तुलना एक और दूसरे जो है राष्ट्र से की जा रही देश है, जैसे श्रीलंका क्या है, एक द्वीपीय देश है, ठीक, जो भारत की सीमा से जो है सटा हुआ है और जो है एकदम वहाँ पे समुद्र के बीच में है। तो ये एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ जो है किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, और यहाँ इसकी जो है आबादी करीब कितना 2 करोड़ के आसपास है, यानी हरियाणा के बराबर है। अब दक्षिणी एशिया के जो बहुत सारे देश है, श्रीलंका की आबादी से भी कई जातीय समूह के लोग हैं। अब इसमें भी जो है बहुत अलग अलग जातीय समूह के लोग आए हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे क्या, इसको सिंगल द्वीप पहले बोला जाता था श्रीलंका को, अगर आप लोग को पता हो तो सब जो है। अब जो है श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह जो है सिंघलियों का है,
ठीक। सिंगल द्वीप कहते थे, सिंगल की जनसंख्या ज़्यादा है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का कितना 74%, मतलब 74% जो है यही लोग हैं। फिर उसके बाद तमिलों का नंबर आता है, जिनकी जो संख्या जो है कुल कितना 18% है। अब इसमें भी जो तमिल में भी है दो सब जो समूह हैं, एक तो श्रीलंकाई मूल के तमिल थे जो है, दूसरे क्या है भारत से जो है गए हुए लोग भी इसमें शामिल हैं कि तमिल है जो है। अब जो है यहाँ पे श्रीलंकाई मूल के तमिल करीब 13% हैं, 13%। और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में, औपनिवेशिक शासनकाल आप लोग जानते होंगे, इतिहास पढ़े होंगे, वो शासनकाल जो है जिसमें जो है भारत जो है किसका, इंग्लैंड का गुलाम था, मतलब इंग्लैंड का क्या औपनिवेशिक देश था। ठीक। बागानों में काम करने के लिए भारत से जो है ये लोग लेके गए थे और उनकी संतान है, ये लोग वहीं पे रह गए काम करते हुए। ठीक। अब मौजूदा जो है श्रीलंका के नक्शे में अगर गौर करें तो पाएंगे तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में है। ठीक। अगर हम लोग मैप अगर देखना चाहें तो अभी हम लोग जो है जैसे कि यहाँ पे देखिए मैप में दिखाया गया है कि अलग अलग मूल के, सिंगली मूल के, श्रीलंकाई मूल के, भारतवंशी तमिल और जो है मुसलमान। ठीक। ये सब सारे लोगों को दिखाया गया इस मैप में कौन कहाँ से जो है। जैसे कि आपका ये जो है श्रीलंकाई तमिल हैं, ये देखिए इधर किनारे पे हैं, बॉर्डर पे। उसके बाद भारतवंशी तमिल जो है ये बीच में है थोड़ा सा जो है, बाकी सब सिंगल ही हैं, 74% सिंगल के रहने वाले हैं, और बाकी कुछ मुसलमान जो है, और तमिल में मुसलमान भी हैं कुछ जो है। जैसा कि हम लोग नक्शे में भी देखे जो है मैप में कि जो तमिल जो है, तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में जो है आबाद है, मतलब उत्तर और पूर्व दिशा में भी मैप में अगर आप देखेंगे तो उत्तर और पूर्व में है। और अधिकतर जो सिंघली भाषी लोग हैं वो लोग क्या हैं, बौद्ध हैं। क्या किस धर्म के मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म के। जबकि जो तमिल भाषी लोग हैं कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान भी हैं। तो श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना 7% है, और वो सिंघली और तमिल दोनों भाषाएँ बोलते हैं। तो इस तरीके से अब जातीय विविधता को आप देख सकते हैं कि इन लोग की जो है अब मुझे भाषीय विविधता भी अलग अलग है, अलग अलग जगह से आए लोग हैं। अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। ठीक। अब बहुसंख्यक, बहु माने बहुत ज़्यादा, संख्यक मतलब जो संख्या जिसकी संख्या ज़्यादा हो बहुसंख्यक हो जाएगा कहीं पर भी। और अल्पसंख्यक मतलब किसी क्षेत्र में अगर किसी की संख्या कम होती है अल्पसंख्यक जात होती है। अब इसमें श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद मतलब वहाँ पे बहुसंख्यक लोगों जो है जिसकी संख्या ज़्यादा है उन लोगों के द्वारा जो है क्या कैसे लोगों की जो है सरकार ने क्या ऐसी व्यवस्था की जो बहुसंख्यक वालों को फ़ायदा मिल रहा था और जो है अल्पसंख्यक वालों को उस तरीके से फ़ायदे नहीं मिले, उनको जो है नज़रअंदाज किया जाने लगा। तो इसी को इसमें हम लोग पढ़ने वाले। सन 1948 में श्रीलंका क्या स्वतंत्र राष्ट्र बना और सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। ठीक। जो सिंघली समुदाय के नेता थे उन्होंने अपनी बहुसंख्या, उनकी संख्या ज़्यादा थी, उन्होंने शासन पर बल जो है अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार जमाना चाहे कि हम ही लोग इस पर अधिकार करें क्योंकि संख्या ज़्यादा है। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित हुई थी, मतलब जो चुनाव होकर सरकार जो बनी थी, सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुत्ता कायम, मतलब उसी के जो है प्रभुत्ता मतलब अधिकार को कायम रखा। उनकी संख्या ज़्यादा थी इसलिए उनके अधिकार को करने के लिए अपने क्या किया, अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत, मतलब कि जो बहुसंख्यक हैं तो बहुसंख्यक हैं तो अपने हिसाब से कोई भी निर्णय ले लेंगे क्योंकि जो चुनाव भी होगा सीट भी उनको जो ज़्यादा मिलेगी, इस हिसाब से अपना वो क्या करेंगे, वो कुछ भी निर्णय ले लेंगे और उन्हीं के पक्ष में काम करेंगे जो बहुसंख्यक हैं। तो बहुत सारे कदम उन्होंने उठाए। 1956 में एक कानून बनाया इन लोगों ने। क्या बनाया, एक कानून बनाया 1956 में जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके, मतलब किनारे कर दें, उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं गया और सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। मतलब राजकाज की भाषा, राजभाषा अगर कहीं है तो राजकाज जो का शासन जो है राजकाज करने के लिए जो भाषा को चलाते हैं उसको हम लोग राजभाषा बोलते हैं। तो एकमात्र राजभाषा केवल सिंघली को घोषित कर दिया, जबकि आप जो अलग अलग मूल के थे और अलग अलग भाषा के जानने वाले कर दिया गया। और विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति बनी। जो सिंघली लोग हैं उनको सरकारी नौकरी में और जो विश्वविद्यालय में उनको जब प्राथमिकता दी जाएगी उनको सबसे पहले नौकरी का जो है अवसर मिलेगा। अब इस तरीके से विषमताएं होंगी, इस तरीके से अगर होगा तो जो है विवाद होना ही था। ठीक। नए संविधान में प्रावधान भी किया गया सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, क्योंकि सिंघली जो थे बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो सरकार किसको बढ़ावा देने वाली थी, जो है बौद्ध धर्म को। अब एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों में, अलग अलग करके इस तरीके से फैसले आते गए। तो जो श्रीलंकाई तमिलों की जो है नाराजगी जो है वो लोग तमिल नाराज होने लगे
और शासन को लेकर उन्हें बेगानापन बढ़ाया। बेगानापन मतलब ये शासन हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं, इस तरीके से मतलब कोई मतलब ना रखना, उससे जो है कोई प्रेम ना होना जो है शासन से, अपने देश से कोई वो नहीं जो है, मतलब कि हमें एकदम बेगाना कर दिया गया है दुनिया से जो है। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर क्या है, असंवेदनशील है। अब उनके दिमाग में बातें आने लगी, ये लोग जो है जो हैं बौद्ध धर्मावलंबी वाले जो सिंहली हैं, चुनाव लड़े, इनको वोट दिया, और लोग जाके केवल जो जितनी राजनीतिक पार्टी हैं सब यही हैं, और उनको केवल अपनी भाषा और अपने उससे मतलब है बहुसंख्यक वाले से, और उनकी और हमारे जो है अल्पसंख्यकों की भाषा को लेके संस्कृति और उनके जो कल्चर है जो है उसको लेके ये लोग ज़्यादा जो है चिंतित नहीं हैं, जो है ज़्यादा सोच विचार लोग नहीं करने वाले हैं। तो उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ उन्हें समान जो है समान राजनीतिक अधिकारों से क्या कर रही हैं, वंचित कर रही हैं। मतलब अब नौकरी और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ऑब्वियस सी बात, उनके साथ भेदभाव होना शुरू हुआ और उनके हितों की अनदेखी की जा रही। उनका भी है, वो भी देश के हैं, वहाँ पे उसके वोट किए हैं, और वहाँ के जो है आर्थिक विकास में और सामाजिक विकास में उनका योगदान रहा है। परिणाम ये हुआ तमिल और सिंगली समुदायों के संबंध क्या है, बिगड़ते चले गए। ठीक, बहुसंख्यकवाद क्या होता है? बहुसंख्यकवाद में ये मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, मतलब जहाँ पे संख्या ज़्यादा है लोगों की, तो वो अपने मनमाने ढंग से क्या करेगा, देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वो अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना मतलब उपेक्षा करेगा। उनकी क्या ज़रूरत है, उस समुदाय की क्या वो है, उसको जो ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो ये बहुसंख्यकवाद ये होता है। अब इसका परिणाम क्या हुआ, जो श्रीलंकाई तमिलों ने भी अपनी राजनीतिक जो है पार्टियाँ बनाई और तमिलों को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। ठीक, अब टकराव शुरू होने लगा। मतलब ये लोग भी कहने लगे कि तमिल को भी आप राजभाषा बनाइए, और क्षेत्रीय स्वायत्ता मतलब उनको जो उनका क्षेत्र है उनको जो है अलग कर दीजिए, उनको जो अपने हिसाब से निर्णय लेने का जो भी है अधिकार उनको अलग कर दिया जाए। तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया, मतलब शिक्षा में और रोजगार में उनको भी बराबर जो है मौका मिले। अब उनकी मांगों को लगातार क्या किया गया, नकारा गया। मतलब उनकी मांग को सरकार ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था बहुसंख्यकवाद है, बहुसंख्या है तो यही लोग बाद में रहेंगे। इससे क्या हुआ, 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी जो श्रीलंका में जो है स्वतंत्र तमिल इलम, ठीक, मतलब इलम माने होता है सरकार, मतलब अब स्वतंत्र लोग सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। बहुत सारे इस तरह संगठन बनने लगे कि हमारा भैया अलग कर दो, बहुत हो गया, हमको जो है नहीं रहना तुम लोग के साथ जो है। तो श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। ठीक, ये टकराव जो है किस में बदल गया, गृह युद्ध में जो है बदल गया। आपस में जो है गृह युद्ध क्या होता है, वो युद्ध जो देश के अंदर ही जो है अलग अलग समुदाय में किसी बात को लेकर लड़ा जा रहा है, जात को लेकर, धर्म के को लेकर, इस तरीके से अगर जो है लड़ना शुरू हो जाए तो गृह युद्ध बोलते हैं। तो देश के अंदर ही जो है अब दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, और अनेक परिवार अपने जो है क्या, बहुत सारे परिवार अब अपने मुल्क से भागकर, अपने देश से भाग के शरणार्थी बन गए, किसी दूसरे देश में जाके शरण ले लिए हैं। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों को रोजी रोटी क्या होगी, चौपट हो गई। अब आपने पढ़ा 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा आपने कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा, पर वहाँ के गृह युद्ध से होने की वजह से मुल्क के सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन सब परेशान हो गया। वही समाज में आपसी भाईचारा जो है ये खत्म होने लगा। सांस्कृतिक मतलब जो इनका रीति रिवाज, इनके धर्म, इनके जो है उसको हम लोग ही मानेंगे, वो हमारे नहीं मानेंगे। और आर्थिक जीवन, जब लड़ाई दंगे होंगे तो कोई भी फैक्ट्री हुआ, कारखाना हुआ, कोई आर्थिक विकास का काम नहीं हो पाएगा। बहुत सारी दिक्कतें होंगी, जो भुखमरी होगी, खाने की दिक्कतें होंगी, चीज़ों के जो है दाम बढ़ जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं पैदा होगी, चीज़ें पैदा नहीं होंगी, तो बहुत सारी इस तरीके की समस्याएं जो उत्पन्न हो जाएंगी। दूसरी तरफ बेल्जियम में भी इस तरीके से दिक्कतें थी, लेकिन बेल्जियम ने अपनी समझदारी का परिचय दिया। बेल्जियम के नेताओं ने क्या किया, श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। इन लोगों ने सोचा चलो हम लोग कुछ अलग तरीके से काम को करके इसको सुलझाने पर प्रयास करें। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों, जो क्षेत्रों में अंतर था, और सांस्कृतिक विविधता, मतलब
अब कल्चर के सांस्कृतिक विविधता मतलब अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक जो है कल्चर है, रीति रिवाज है, जो है मेले त्यौहार, ये सब अलग अलग तरीके से लोग अपनाएंगे। भाई अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग बोली है, भाषा है, तो अलग अलग त्यौहार, उनके अलग अलग मानने का तरीका सब अलग है, उसको स्वीकार किया। फिर 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन जो है सिर्फ इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो कि हमारा लिए तो देश कुछ कर ही नहीं रहा है, इस देश में हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, या बहुत सारी बातें जो है इसको करने के लिए उन्होंने 4 संशोधन किया। और ठीक जिससे जो है बेगानेपन का एहसास ना हो, सभी लोग मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने उसके लिए जो है जो व्यवस्था की वो बहुत ही जो है कल्पनाशील है, मतलब ऐसी व्यवस्था की जो हम लोग जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। उसमें आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हमें कल्पना लगेगी, लेकिन तथा कोई और देश ऐसा कर भी नहीं पाया उसके बाद। तो बेल्जियम के मॉडल जो है विशेष जो है बेल्जियम की कुछ मुख्य बातें जो है निम्नलिखित है। पहला क्या था, उन्होंने क्या किया, इम्पॉर्टेंट पॉइंट से पूछा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आए हुए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो इस पर क्वेश्चन उठे हुए हैं कि बेल्जियम ने और श्रीलंका के शासन व्यवस्था में जो है सत्ता की साझेदारी किस तरीके से हुई और कैसे उन लोगों ने अपना जो है किया, जो है कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है। इन लोगों ने संविधान जो लिखा उसमें इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। जबकि देखिए जनसंख्या अलग है, एक की 59% थी, दूसरे की 40% थी, लेकिन जो मंत्री होंगे इसमें क्या मंत्रियों की संख्या उन लोगों ने समान रखा। अब कुछ विशेष कानून, कुछ ऐसे विशेष कानून जो बनाने हो, जो धार्मिक कानून हुआ, कुछ ऐसे कानून जब दोनों भाषाएं मतलब दोनों भाषा के बोलने वाले लोग जो है कि समूह के जब सांसद इकट्ठा, जो समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में होगा तभी वो जो है पास किया जाएगा कानून, नहीं तो कानून नहीं बन सकता है। इस प्रकार किसी एक समुदाय को लोग एक तरफा फैसला इसमें नहीं कर सकते थे क्योंकि सबकी उसमें भागीदारी थी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। मतलब क्या, जो केंद्र सरकार की जो शक्ति होती है, जो केंद्र जो है उसने क्या किया, विकेंद्रीकरण किया, मतलब 2 इलाकों को सारी अपना जो सरकार थी, जो शक्ति थी, जो सारा पावर उन्होंने उनके से सुपुर्द कर दिया गया। यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, अब यहाँ पे स्वतंत्र जो है राज्य सरकार यहाँ पे बना दी गई, केंद्र सरकार से मतलब अलग हो गया। मतलब सत्ता का क्या उन्होंने क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण कर दिया। दूसरी तरफ जो है ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, उसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व वहाँ पे रखा गया। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, ठीक, क्योंकि उनको वहाँ पे जो है बराबर जो अधिकार दिए गए हैं, वहाँ पे सीट समान थी, तो यहाँ पर भी वो लोग भी मानने को तैयार हो गए, चलो ठीक है हम मान रहे हैं, ठीक, समान प्रतिनिधित्व का जो है यहाँ पर भी हो गया। जब फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, इसके बाद क्या हुआ, स्वीकार कर लिए। डच भाषी लोगों ने भी केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था पीछे। तो ये मामला यहाँ पे जो है क्या हो गया, सुलझ गया आके। अब अगला जो है पॉइंट क्या, इन लोगों ने और एक चीज़ की, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार को भी इन्होंने जो है काम करता है, इन्होंने सामुदायिक सरकार बोलते हैं। सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, मतलब एक भाषा का एक समुदाय करके बन गया, दूसरी भाषा के दूसरे वाले हो गए। तो डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वो जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। लोग मिलकर एक सामुदायिक सरकार चुन लिया। इस प्रकार को सरकार को संस्कृति का, कल्चर, शिक्षा, एजुकेशन और भाषा, लैंग्वेज संबंधी जो भी मसले होंगे, जो भी विवाद होंगे, उसमें फैसले लेने का अधिकार इसको दे दिया गया। अब यहाँ पे समस्या हो गई साहब। अब आपको देखिए बेल्जियम का मॉडल क्या हुआ, जटिल लग सकता है, लेकिन क्या हो गया, निश्चय जटिल है, लेकिन खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी ये व्यवस्था बेहद सफल रही, मतलब बहुत ही अच्छा रहा। अब इससे जो देश में गृह युद्ध की आशंकाएँ थी वो खत्म हो गई, नहीं तो वहाँ पर भी गृह युद्ध होता, लड़ाई झगड़े होते और जो है क्षेत्र बढ़ जाता जो है। तो बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बढ़ गया होता, जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का। अब आगे क्या बात हुई, जब यूरोपीय संघ बनाने की बात हुई, बहुत सारे यूरोपीय देश थे, फैसला लिया, तो उन्होंने किसको जो है ब्रुसेल्स को उसका जो मुख्यालय चुना गया जो है, ठीक। जब यूनाइटेड नेशंस बनाने की बात हुई, यूरोपियन संघ यूनाइटेड नेशन ने यूरोपियन संघ को बनाने की बात हुई, तो वहाँ पे उनका मुख्यालय के ब्रुसेल्स को चुना गया। ये सब सारे एक एक पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव बनेंगे,
ठीक है, आप लोग ध्यान से जो पढ़िएगा, जितना अगर इसको आप सुन भी लेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। अब जो बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से लिया। मतलब क्या, सत्ता की साझेदारी का ही मुद्दा यहाँ पे आके अलग हुआ। ठीक, अलग अलग ढंग से अब निपटाने की कोशिश की। जो है बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की जो लोग हैं उनकी भावनाओं का आदर करने पर ही हम लोग देश की एकता संभव है, देश को एक साथ लेके चल पाएंगे। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष में सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। जबकि श्रीलंका में क्या, ठीक उसका उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे ये पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने, मतलब दूसरों पर अगर जो है अधिकार करने का सोचते हैं और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है, तो इस देश की एकता क्या हो जाएगी, संकट में पड़ सकती है। देश की एकता अखंडता क्या हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी, टूट जाएगी। इसीलिए जो है हर समाज के, हर वर्ग के, हर जाति के लोगों को जो है सरकार में ध्यान रखना जो जरूरी है। सरकार को धर्मनिरपेक्ष बन के रहना चाहिए जो है, या अगर कुछ भी काम करे तो सबके लिए काम करे जो है। नेक्स्ट बात आती है सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। पहली चीज़, इस प्रकार सत्ता में बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ठीक है, ये बात तो एकदम सही है, थोड़ा सा अंदेशा कम हो जाएगा। ठीक है, चूँकि सामाजिक टकराव जो है आगे बढ़कर क्या हिंसा और जो है राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेगा। मतलब क्या, आगे टकराव होगा तो एक जात और एक धर्म के लोग एक दूसरे धर्म के लोगों पे क्या करेंगे, अटैक करना शुरू कर देंगे, हिंसा होगी, मारकाट मचेगी, और जिससे क्या हो जाएगी, राजनीतिक अस्थिरता। मतलब सरकार भी जो है स्थिर नहीं होगी, अस्थिरता फैल जाएगी, सरकार रुक नहीं पाएगी जो है। इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए क्या है, अच्छा है। अगर हम अस्थायी रूप से जो है अस्थायी चाहते हैं, सरकार जो है अपने जो है पूरे कार्यकाल तक चले, जो है 5 साल तक, तो हमको इस तरीके से चीज़ें जो भी है जितना साल जहाँ रखा गया होगा उतना अगर चलाना है अस्थायित्व रूप से, तो हमको क्या करना है, उन्हें हिस्सेदारी दे देनी चाहिए। अब बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना। ठीक, पता लगा बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा है, तब उसको बाकी सबको कैसे थोपेंगे। तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, भाई तुरंत के लिए लाभ है, हम हिंदू है तो हिंदू का ही करें, मुस्लिम है तो मुस्लिम को करें, जैसे राष्ट्र हम केवल उसी को करें, तो ये तुरंत के लिए तो लगेगा कि लाभकारी, लेकिन आगे चलकर देश की अखंडता, मतलब यूनिटी जो है, एकता, ये आगे जा क्या हो जाएगी, ये धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। अखंड जो है, जो कि देश की अखंडता के लिए क्या हो जाता है, घातक हो जाएगा। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर ये बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी के कारण बनेंगे। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि जो है अगर आग लगेगी तो आपका जो है घर जाएगा, दूसरे के घर में आग लगाओगे तो तुम्हारा भी घर जा सकता है। तो बहुसंख्यक अगर करोगे बर्बादी तो अल्पसंख्यक का होगा, जो है बहुसंख्यक के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाएगा। अब सत्ता का बंटवारा, ठीक, सत्ता का बंटवारा क्या, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मतलब जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा, मतलब वहाँ पे सबको जो है सत्ता की भागीदारी दी गई, हिस्सेदारी है, और सब जो है जनता अपने ही लोगों में से जो है चुन के जो है किसी जो है शासक को भेजती है। तो ठीक है, इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, वो बात कही जाए ज़्यादा गहरी, सत्ता की साझेदारी। ठीक, दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। क्या सत्ता की साझेदारी क्या है, दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2020-21 में, या पूछा जा सकता है आगे। ये जो है एक सत्ता की साझेदारी का एक क्वेश्चन एकदम से 100% जो है आने वाला है, लगातार आया है, अब की फिर आएगा, या तो वो मेन मुख्य क्वेश्चन में आएगा या अथवा करके आएगा, इसलिए आप लोग ध्यान दें। अब लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, ये होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, जो शासन व्यवस्था में लगे हैं, उनके बीच जो है क्या करें, सत्ता की जो है भागीदारी की जाए। मतलब क्या हुआ, सत्ता की जो साझेदारी की जा रही है, दरअसल लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है। जैसे कोई आत्मा होती है किसी शरीर में, वैसे अगर लोकतांत्रिक देश में है, उसकी आत्मा का काम करता है सत्ता की साझेदारी। मतलब क्या हुआ, लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, मतलब जो भी इस शासन व्यवस्था में शामिल हैं, ठीक, उनके बीच सत्ता को क्या किया जाए, बांटा जाए।
और ये लोग इसी ढर्रे से रहें और जैसे रह रहे हैं उसी तरीके से लोग आपस में मिल के शासन व्यवस्था को चलाएं, देश को आगे बढ़ाएं, देश की प्रगति में योगदान करें। इसीलिए वैध सरकार वही है ना। वैध सरकार मतलब जो वैलिड सरकार वही होती जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इसमें जिस तरीके के सारे समूह हुए, अल्पसंख्यक हो गया, महिला हो गई, जो है जनजातीय समूह हो गया, है ना, जितने भी सब हैं, उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, जितने सब लोग मिलके के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो सबको शामिल करेंगे तभी देश को हम आगे ले जा सकते हैं। अब इन दो तर्कों में से एक को हम युक्त परक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। अब युक्त परक या समझदारी का तर्क, ठीक। अब इसमें दो तर्क जो है दिए जा रहे हैं, एक युक्त परक, ठीक, और दूसरे को क्या नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्त परक ये मानो समझदारी, युक्ति मतलब जो है क्या कोई उपाय निकाला जाए, मतलब समझदारी का तर्क लाभकर जो है परिणामों पर जोर देता है कि जो चीज़ लाभ देने वाली है उसको हम करें। जबकि जो हमारा नैतिक जो है, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, हमारी अंतरात्मा जो है हमारी जो नैतिक तर्क जो है वो उसमें क्या सत्ता में बंटवारे के अंतर्गत महत्व को जो है बताता है कि जो है। अब इसमें एक आगे खलील की उलझन जो है बताई गई है। खलील नाम का कोई आदमी वो जॉब करता है कहीं जो है बेरूत शहर में जो है खलील नाम का एक आदमी रहा करता है। माँ बाप से अलग समुदाय से, उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है, जो कट्टर ईसाई होते हैं। माँ सुन्नी मुसलमान की। तो आधुनिक शहर के लिए ये कोई मुझे अनूठी बात, अलग बात होती नहीं है शहरों में। तो लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और वो राजधानी बेरूत में बस जाते थे, साथ रहते थे, मेल जोल होता था। पर गृह युद्ध में वो एक दूसरे के से लड़ते भी थे। तो खलील के एक चाचा ऐसे ही एक लड़ाई में मारा गया था, ठीक। अब गृह युद्ध की समाजवाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के क्या बंटवारे कि कुछ बुनियादी जो है नियम पर सहमत हुए। नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का जो राष्ट्रपति होगा मैरोनाइट पंथ का होगा, ठीक। मैरोनाइट पंथ का जो है कोई कैथोलिक जो है ही होना चाहिए। कैथोलिक मतलब जो क्रिश्चियन होना चाहिए, कैथोलिक जो सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। दूसरा नियम बनाया केवल सुन्नी ही बनेगा। अब वो प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई, ऑर्थोडॉक्स में जो कट्टर ईसाई, और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। मतलब इस तरीके से व्यवस्था बनाई गई कि जो है हम जो है देश का जो राष्ट्रपति बनेगा वो मैरोनाइट पंथ का बना दिया जाएगा, कोई कैथोलिक होगा मतलब क्रिश्चियन होगा, और सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। और प्रधानमंत्री कौन होगा, सुन्नी जो मुसलमान होगा। वो प्रधानमंत्री के लिए कट्टर ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। अब इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई जो है फ्रांस में संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, या वो नहीं मांगेंगे कि हमको वहाँ पे जो है सुरक्षित किया जाए। और मुसलमान भी पड़ोसी जो है सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पे, मतलब बगल सीरिया देश था, ये लोग उनके साथ जाने के लिए जो है परमिशन मांगते रहे होंगे कि उनके साथ मिल जाए। अब ये सब व्यवस्था को जो है क्या किया जाएगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा इनके हिसाब से। अब जब ईसाई और मुसलमानों के बीच समझौता हुआ तो दोनों की आबादी लगभग क्या थी, बराबर थी। उस टाइम बराबर आबादी थी। बाद में क्या हुआ, जब ईसाई और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ था तब दोनों के लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए। दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे थे। अब खलील को इस समझौते की बड़ी गड़बड़ी क्या लगती थी, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति, मतलब वो भी राजनीति में इंटरेस्ट है, उसको भी आगे सांसद विधायक मंत्री बनने का उसके अंदर ख्वाब होगा। लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वो सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि मुसलमान केवल प्रधानमंत्री पर भी पहुंच सकता है और राष्ट्रपति भी बनने का अधिकार ही नहीं दिया गया है। ये एक समस्या हुई। और ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता की। असल में वो चाहता ही नहीं है कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए, उसे समझ में नहीं आता है। लेकिन लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता है, उसका कहने का मतलब ये था, ठीक। उसका कहना सिर्फ चुनाव कराइए और हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए, जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वो किसी भी समुदाय का हो। इसका सोचना ये है, नई सोच है। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है, मतलब जहाँ गृह युद्ध देख चुके हैं उन लोगों ने, उनको ये सब व्यवस्था जो चल रही है यही सही लग रही है कि ये सही है। शांति की सबसे अच्छी गारंटी है, इसमें शांति बनी हुई है, ठीक। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी कि टीवी टावर के पास पहुंच गए, यहाँ वो रुक सकते थे।
बेताल ने। अब यहाँ पे कहानी बेताल की कहानी बता रहे हैं, विक्रम बेताल एक कहानी के माध्यम से बताने चाह रहे हैं। ठीक, विक्रम से पूछा आपको अगर लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो क्या आप करते? तो क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच के समझौते को दोहराना नहीं भूला। ठीक, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा स्पष्ट सवाल आए तो आप भी उसका जो है जाए, नहीं तो मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी। एक कार्टून है, मतलब व्यंग किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन अब इसका आ गया बुक का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पहला, सत्ता की साझेदारी के रूप। अब साझेदारी के रूप क्या हो सकते हैं? तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। ठीक, अब इसमें कोई है नहीं कि सत्ता राजनीतिक बंटवारा कर दें ऐसे ही जो है। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया और लोगों ने कहा कि हम लोग राजनीतिक सत्ता को बंटवारा नहीं करेंगे। ठीक, तब अब इससे क्या हुआ? इसके विरुद्ध जो सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया कि जो है लंबे समय तक यही मान्यता रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या जो है क्या होना चाहिए यहाँ पे कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में ही रहनी चाहिए, ऐसा पहले माना जाता था। और सत्ता की जो है साझेदारी नहीं की जानी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले ले पाना जो है संभव जो है नहीं हो पाएगा, ऐसा लोग पहले मानते थे। लेकिन जो लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही, एक क्या हुआ, लोकतंत्र का एक बुनियादी मतलब जैसे आपकी बुनियाद या नींव होती है किसी घर की, तो एक सिद्धांत एक उस पर रुकी होती है। तो ऐसे ये जो है आपका लोकतंत्र किस पर हुआ है? एक सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। मतलब क्या है? जनता ही स्रोत है, जहाँ से आपको पावर मिली है, जहाँ से आप जो है आए हो चुन के, और जनता ने ही आपको भेजा हुआ है। तो आपकी राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन हो गया? जो अब्राहम लिंकन का कथन था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा ही शासन। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से, जो स्वशासन, जो खुद का शासन करने वाली संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। संस्थाएं क्या हो गई? जब विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, और ग्राम स्तर पे हो गया नगर पालिका, ये सब जो है। तो अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह, ठीक, अगर अच्छा लोकतांत्रिक शासन होगा तो उसमें क्या होगा? विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। मतलब सबके विचार, सबके समूह की बातों को सुना जाता है। और सार्वजनिक नीतियाँ, जितनी भी ऐसी नीति जो सबके ऊपर लागू करनी हो, सार्वजनिक नीतियाँ जो है तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। मतलब क्या करेंगे? सार्वजनिक नीतियाँ बनाएंगे, सबके विचार को सुनेंगे, सबको सम्मान दिया जाएगा, उनकी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा। जो जो उचित बातें होंगी उन सब बातों को उसमें शामिल कर लिया जाएगा, सबकी बात। इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी दी जाए, साझा दिया जाए। ठीक, अगर लोगों का ज़्यादा साझेदारी होगी, लोगों का ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, लोग ज़्यादा सहमत होंगे, सरकार क्या स्थिर सरकार होगी और विद्रोह कम होंगे सरकार में। तो आधुनिक जो लोकतंत्र व्यवस्थाएं हैं उसमें सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। तो आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर जो है गौर करें। शासन के विभिन्न अंग, पहला पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। विभिन्न अंग होते हैं, जैसे विधायिका हो गई, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका मतलब विधायिका, विधान से मतलब जिससे जो नियम कानून बनाए, जो नए नए कानून बनाने के लिए या कानून में संशोधन करने के लिए जो बिल पेश किया जाएगा, वो चाहे राज्यसभा में हो, चाहे विधानसभा या लोकसभा, जो भी है, जो शासन के अंग इस तरीके से हैं, उनके अंदर अगर बिल इस तरीके से पेश किया जा रहा है तो वो शासन के विभिन्न अंग हो गए। अब कार्यपालिका क्या होती है? जो इस काम को करवाती है। जैसे कि देश का शासन किसके नाम से चलता है? राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन उसको कार्य करवाने का काम प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और उसके काम को करता है। तो कार्यपालिका का काम ये है। उसके बाद जितने आपके IAS, PCS, कलेक्टर, अधिकारी, कर्म, जो इस सब क्या करते हैं, इसी कार्यपालिका के द्वारा बनाए के दिए गए काम को जो है वो जो उच्च कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, जो मंत्री होते हैं। उसके बाद ये बाकी के लोग जो है उनके अंडर में सारे उनके काम को पूरा कराते हैं, जो है अधिकारी, कर्मचारी, जो भी इस तरीके से हैं। ठीक, इसलिए। और तीसरा आपका न्यायपालिका। अगर मतलब सरकार कुछ इस तरीके से चीज़ों को करे जिसमें जो है क्या, जो शासन के मूल सिद्धांत के खिलाफ हो, जो ढांचा है संविधान का मूल स्ट्रक्चर उससे खिलाफ हो, तो क्या करेगी न्यायपालिका? उसको जो है क्या, जो है खारिज कर देगी इसको। तो न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा जो है रहता है।
इसमें हम सत्ता के क्षैतिज वितरण कहेंगे। क्षैतिज वितरण मतलब जैसे साइड साइड, मतलब एक साइड मतलब क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर नहीं, मतलब एक पैरेलल, मतलब सब समान है लेकिन जुड़े किसी से नहीं है लोग एक दूसरे से, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग क्या हैं, एक ही स्तर पर, मतलब एक ही लेवल पे हैं, सब एक ही स्तर पे हैं, सब बराबर स्तर के ही माने जा रहे हैं। तो अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, कोई किसी के अंडर में या दबाव में काम नहीं करता है। इस तरीके की व्यवस्था जिसमें सब अपना अपना काम कर रहे हैं उसको हम क्षैतिज वितरण कहते हैं, कोई दबाव में नहीं। तो ऐसे बंटवारे से ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक, अगर कोई भी अगर अंग है वो सत्ता का जो है असीमित जो है, अनलिमिटेड जो है, मतलब वो एक अगर निरंकुश तरीके से काम नहीं करेगा तो हर अंग दूसरे पर क्या करता है, अंकुश रखता है। ठीक, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का क्या संतुलन बना रहेगा। जो अलग अलग संस्थाएं हैं सभी लोग अपना उसको एक दूसरे के बीच संतुलन बना रहेगा, कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, और कोई अगर गलत काम करेगा तो उसको दूसरा क्या करेगा, टोक देगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग 9वीं कक्षा में पढ़े हुए हैं, देखा कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, ये संसद के अधीन कार्य करती है। ठीक, संसद में ही होते हैं प्रधानमंत्री और सब जो है कार्य को चुने जाते हैं, संसद के अधीन ही काम करते हैं। और न्यायपालिका की नियुक्ति भी कार्यपालिका ही करेगी। ठीक, की नियुक्ति का काम कौन कर रहा है, कार्यपालिका ही करती है। और न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। भाई कार्यपालिका उनकी नियुक्ति करती है, लेकिन अगर उनके अंकुश की बात आए कार्यपालिका का तो कौन, न्यायपालिका जो इस तरीके से विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर जो है जो कानून बनाए हैं या कुछ इस तरीके से गलत कर रहे हैं, कुछ जो है जो कि मूल संविधान के उससे खिलाफ है, तो उनको नियंत्रण करने का काम कौन कर रही है, न्यायपालिका, जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिसकी हम बात करते हैं। फिर अब सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का क्या बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए क्या एक ही सामान्य सरकार हो। ठीक, और फिर प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर भी सरकार जो है क्या हो, सरकार जो है प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। ठीक, मतलब केंद्र में केंद्र सरकार हो, उसके अलावा जो है प्रांत में, प्रदेश में जो है क्षेत्र पे अलग अलग स्तर हो। तो पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार, जो पूरे देश पे शासन करेगी एक सरकार, उसको केंद्र सरकार या संघ सरकार बोलते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारें जो प्रदेश स्तर की सरकार होंगी या किसी क्षेत्र स्तर की, हर जगह जो अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग भारत में, इसको राज्य सरकार कहा जाता है। अब देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं कई देश में, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो है सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा, किस तरीके से दोनों में सत्ता का बंटवारा होगा, सारी चीज़ें उसमें संविधान में लिखी गई हैं। जैसे बेल्जियम में तो एक काम हुआ पर श्रीलंका में नहीं हुआ, जैसे हम लोग पीछे पड़े हैं भी। तो राज्य सरकारों से नीचे जो है के स्तर, ठीक, राज्य सरकारों के नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था बनाएगी, जो नगर पालिका और जो है पंचायतें ऐसी इकाइयाँ बनाएगी। ठीक है, उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता कैसे बंटवारे, मतलब उच्चतर स्तर मतलब केंद्रीय स्तर से, बीच में आपका राज्य स्तर आया, फिर क्या क्षेत्रीय स्तर हो गया आपका नगर पालिका है, पंचायत। तो इसमें क्या ऊपर से नीचे एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं। इस तरीके के शासन व्यवस्था को हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण जो है करते हैं। सरकार के बीच सत्ता का ऐसा वितरण कैसा हुआ था, उसको ऊर्ध्वाधर, उच्चतर और निम्नतर स्तरों के बीच सरकारों को बांटा गया है। इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊपर से नीचे, ठीक, टॉप टू बॉटम। अब तीसरा जो है मसला है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, ठीक, अलग अलग सामाजिक समूह हैं, भाषा वाले हैं और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली जो है ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन, ठीक, जो प्रशासन के अलग अलग सामाजिक और समूहों का जो है हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। मतलब क्या, प्रशासन में अलग अलग ग्रुप होगा, अलग अलग समूह होगा, जो शासन में अल्पसंख्यक होंगे, SC ST होंगे, बैकवर्ड होंगे, सबको ध्यान में रखते हुए सरकार को बनाई जाएगी। तो कुछ आरक्षित चुनाव क्षेत्र
होते हैं। आरक्षित मतलब जो कि SC ST या महिला के लिए या कुछ इस तरीके से जो बेचारे सामाजिक विकास की धारा में भी नहीं जुड़ पाए हैं, जैसे ट्राइबल वाले हो गए, इन सब के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई जो सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं। तो इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए क्या बनाई जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझे। पता लगा उनके समुदाय के या उनके स्तर के लोग कोई उसमें सत्ता में शामिल नहीं है, ना कोई उनका विधायक है, ना सांसद है, ना मंत्री है, तो वो लोग क्या उससे कटा महसूस करेंगे। इसलिए उनको भी उससे सत्ता में शामिल हो, अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सब जो है सत्ता में उचित हिस्सेदारी दे दी जाती है। जैसे SC ST और जो है बैकवर्ड की सीट तो नहीं रिजर्व है जो है लोकसभा विधानसभा में, बाकी SC ST की और जो है सीटें जो है रिजर्व हैं। और महिलाओं का भी आरक्षण भी जल्दी में पास किया गया है, और उसमें आपको जो है पंचायत में जो है 1/3 जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। बाकी जो अगर हम भागीदारी देने के अलग अलग तरीके हैं, इसकी चर्चा जो इकाई यूनिट 2 में की गई है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हमें विभिन्न प्रकार के दबाव समूह। अब दबाव समूह क्या होंगे, और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। मतलब क्या, बहुत सारे जो संगठन बने हुए हैं अलग अलग से, अलग अलग समुदाय के अलग अलग ग्रुप के संगठन बने हैं, वो अपना दबाव बनाएंगे, आंदोलन करेंगे, ठीक, शासन को प्रभावित करते हैं और नियंत्रित करने के लिए दबाव डालते हैं। सरकार को भी लगता है कि अगर उस ग्रुप का नहीं ध्यान दिए, उनके लिए नहीं कुछ किया, तो वो हमें शासन करने में दिक्कत होगी, अगर आने वाले चुनाव में उनको वोट नहीं मिलेगा। तो उनको जो है लोगों के सामने इसमें सत्ता की दावेदारी के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। मतलब क्या, ऐसा विकल्प होना चाहिए नहीं किसी एक पार्टी की सरकार हमेशा रहे। जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होना चाहिए, विभिन्न विकल्प विभिन्न पार्टियों जो है के रूप में होना चाहिए। कई पार्टी, एक ही पार्टी बार बार ना रहे, नहीं तो जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रह पाएगी, ना तो सही ढंग से अपना काम करेगी, और मनमानी और तानाशाही के रूप में जो है बाद में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए जो है छोटी छोटी पार्टियां अपना जो है रहती हैं लोग क्षेत्रीय स्तर पे, और उसके बाद और भी पार्टियां होती हैं जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां या राज्य स्तर की पार्टियां। ये सब मिलके एक दूसरे से क्या करते हैं, अपना जो है प्रतिद्वंदा करेंगे, कंपटीशन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो उसमें से जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जिसको सब जो है पढ़ा लिखा होगा, जिसको ज़्यादा जानकार होगा, जिसको जनता ज़्यादा सही मानेगी, उसको जो है चुनेगी। ठीक है, सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे, ऐसी व्यवस्था होती है। एक बड़ी समयावधि पर, एक बड़े समय के अंतराल पर हम गौर करें तो पाएंगे सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाले पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। कोई हमेशा हर साल वही नहीं रहता है, 5 साल बाद जो है बदलने के चांस हो जाते हैं, नहीं 5 साल 10 साल बाद बदल जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं। तो बहुत सारी जो है पार्टियाँ होती हैं, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियाँ मिलकर भी चुनाव लड़ती हैं तो सरकार का गठन करती हैं। तो गठबंधन सरकार हम लोग कहते हैं, गठन करती है। तो लोकतंत्र में हम व्यापारी हुआ, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को जो है सक्रिय देखते हैं। ये लोग अपने अपने ग्रुप के अपने अपने जो है जो संगठन है उनके भले के लिए ये लोग अपना समूह बनाते होते हैं, यूनियन बना के रहते हैं, और सरकार से टाइम पे आंदोलन के माध्यम से धरना प्रदर्शन देके अपना मांग करते रहते हैं, अपनी मांग को मनवाने में रहते हैं, जैसे उनके लोगों का, उनके जो है समूह के लोगों का उनका भला हो पाए। तो सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपना सदस्य अभी लोग क्या करेंगे, अपने में से किसी कैंडिडेट को लड़वाएंगे, चुनाव लड़वाएंगे, वो या तो जीत के जाएगा या किसी को ये लोग अपन जो है सपोर्ट करेंगे। सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह सत्ता में भागीदारी करते हैं, ये भी सत्ता के क्या भागीदार होते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। तो एक क्वेश्चन आपका सबसे इम्पोर्टेंट सत्ता की भागीदारी। तो अभी सत्ता की भागीदारी में, साझेदारी में हम लोग यही लिखेंगे 4-5 बातें हैं जो भारत में पूछेगा। भारत में शासन व्यवस्था, सत्ता की साझेदारी किस प्रकार की गई है। तो ये अलग अलग स्तर बनाए गए हैं, उस स्तर पे जो है काम किया गया। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है कुछ जो है आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा या भी आपने रेफरेंस बुक ले रखी होगी, इसमें साफ जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। अब आप एक बार वीडियो को सुनिए, साथ में बुक को अपना पढ़ते जाइएगा। एक रीडिंग करने के बाद आप क्वेश्चन को तैयार करिए, जैसे कि आपकी एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं जो है छूटेंगे। और 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आप जो है उसको याद कर डालिए। लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो 60 क्वेश्चन छोटे छोटे अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो हमारा सुझाव आप लोग को यही है कि आप लोग जो है अपनी तैयारी शुरू कर दें और अच्छे से जो है बोर्ड परीक्षा के लिए को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। जो है चाहे आप CBSE बोर्ड के हिंदी माध्यम के हों, चाहे आप UP बोर्ड के हों, ठीक है, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं
तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। और आपको अगर ये वीडियो सही लगे, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भी बच्चों को बताएं। जो है वह बाकी आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो है 3 महीने का जो क्रैश कोर्स जो है 10th के बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके शुरू किया गया है। इसमें 90 दिन के अंदर सारी क्लासेज ख़त्म कराई जाएंगी और ऑफलाइन जो है कोचिंग जो है स्टार्ट हो गई है। पता है एजू कैरियर अकेडमी, शुक्ला मार्केट, सलोरी जो है में आप आएंगे और आप नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं 7985149018 एंड 9452805279। ये दोनों नंबर पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं और आप फ़ोन करके आप लोकेशन को ट्रैक करके आप आ सकते हैं। और धन्यवाद। नेक्स्ट जो है क्लास जो है जल्दी ही है, कल में आएगी इसी के आगे नेक्स्ट चैप्टर का। तो आप लोग जो इस चैप्टर को ख़त्म करें, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल शुरू करते हैं। धन्यवाद।